सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बाद, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद फिर भारत में कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ, बल्कि महाजनपदों का विकास हुआ। और आर्य सभ्यता के बाद जो भारत में महाजनपद विकसित हुए वो 16 महाजनपद कहलाए। तो आज हम आपको 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनका उस समय के इतिहास में क्या योगदान था। 16 महाजनपद उत्तर वैदिक भारत की राजनीतिक दशा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद के रूप में विकसित हो गई, जिसकी अवधि लगभग 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के आसपास तक चलती रही। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। ये 16 जो महाजनपद थे उसमें 14 ऐसे जनपद थे जहां पर राजतंत्र था और 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्र था। जिन 16 महाजनपदों में जिन 14 में राजतंत्र था वो काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मेल, मल्ल, छेद, वत्स, कुर, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंत, गांधार और कंबोज थे। जबकि जहां पर गणतंत्र था वो वज्र और मल्ल था। अब इन 16 महाजनपदों में हम आपसे आज उन जनपदों का इतिहास बताएंगे कि वो उनका इतिहास क्या था। इसमें जो सबसे पहला जनपद आता है महाजनपद वो काशी का आता है। काशी जो है उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों के बीच से घिरा हुआ क्षेत्र था और वाराणसी इस महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो ब्रह्मदत्त कहलाया। अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो काशी का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम वो अथर्ववेद में मिलता है। और काशी एक ऐसा महाजनपद था जो आज भी हमारे भारत में स्थित है। अभी उसने अपना अस्तित्व उसका बरकरार रहा है। तो इससे आप समझिए कि काशी जो है कितना पुराना महाजनपद या नगर था। काशी को अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा गया है। अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान काशी उस समय बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में काशी की जो वार्षिक आय थी, काशी ग्राम की या काशी महाजनपद की जो वार्षिक आय थी वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। ये अपने समय का बहुत ही समृद्धशाली नगर रहा है। ये राज्य अपने ज्ञान, व्यापार, शिल्प और अन्य ज्योतिष के लिए भी उस समय प्रसिद्ध था। काशी तद समय संगीत, ज्ञान और शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था। बौद्ध भिक्षुओं के जो वस्त्र तैयार होते थे वो उस समय काशी महाजनपद में ही बनाए जाते थे। काशी सूती और रेशमी वस्त्रों का तथा घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इतिहासकारों के अनुसार 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो नगर था वो काशी था, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत स्थिति में था और इसके एक छोटे से ग्राम जिसको कि काशी ग्राम बोलते हैं वहां की वार्षिक आय 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। इसी काशी गांव ने बाद को कई युद्धों का ये कारण भी बना है। इसके बाद जो अगला जनपद आया, महाजनपद आया, वो कौशल आया। कौशल जनपद से ही आप समझ सकते हैं कि ये अवध का क्षेत्र है, जिसे कि आज की अयोध्या मान सकते हैं। उस समय ये फैजाबाद अवध का क्षेत्र, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल एवं पूर्व में गंडक नदी का जो क्षेत्र फैला था वो
कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी उस समय श्रावस्ती थी। तो आप ये समझिए कि जो कौशल जनपद था, कौशल महाजनपद था, वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला था। रामायण काल में इसकी राजधानी को अयोध्या या साकेत माना गया है, लेकिन ये रामायण काल में है। जब 16 महाजनपद था उस समय इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था वो कंस था, जिसने कि अपने समय में काशी राज्य को भी जीत लिया था। जातक कथाओं में कंस को बारान सिंहो कहा गया है। कंस जो है उस समय कौशल का राजा था और इसे वारान सिंहो कहा गया है। वारान सिंहो, वारान सिंहो का मतलब होता है बनारस को जीतने वाला, अर्थात इन्होंने बनारस को जीता था, तो इसीलिए इनको ये उपाधि मिली थी कि वारान सिंहो कंस को। ये कंस मथुरा वाले नहीं हैं, ये कंस हैं अयोध्या वाले, जो कि महात्मा बुद्ध के समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए थे। श्रावस्ती के खंडहर जो है वो गोंडा जिले के सहेत महेत गांव में मिले हैं। इसके कुछ अवशेष मिले हैं जो गोंडा जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके सहेत महेत गांव है, वहां पर श्रावस्ती के कुछ खंडहर प्राप्त हुए हैं। सरयू नदी इस राज्य को उस समय 2 भागों में बांटती थी। अयोध्या और साकेत इस राज्य के अपने समय के अत्यंत महत्वपूर्ण नगर थे। यहाँ के तत्कालीन राजा महाकौशल ने काशी को जीता था और महाकौशल ने अपनी पुत्री महाकौशला अर्थात प्रसेनजित की जो बहन थी उसका विवाह मगध साम्राज्य के तत्कालीन शासक बिंबिसार के साथ किया था। मगध से जब उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया तो कौशल राज्य काफी शक्तिशाली स्थिति में आ गया था। महाकौशल को कंस भी कहा गया है और कंस के पुत्र प्रसेनजित इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित जो थे वो उस समय 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। खेमा ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में शिक्षित किया था, अर्थात जो प्रसेनजित थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनको जो है खेमा नामक बौद्ध भिक्षु ने शिक्षा दिया था बौद्ध धर्म की। और प्रसेनजित और महात्मा बुद्ध का जो भेंट हुआ था उसका वर्णन जो है वो भरहुत के स्तूप में है। भरहुत का जो स्तूप है वो प्रसेनजित और महात्मा बुद्ध के जो है भेंट का उसमें वर्णन मिलता है भरहुत के स्तूप में। ये क्वेश्चन आ सकता है। मध्यम निकाय के अनुसार प्रसेनजित ने बुद्ध के बारे में एक शब्द कहा था, भगवत कौशल को अहम अप कौशल को अहम अप अष्ट शिष्ट को, मतलब भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूं। भगवान बुद्ध भी 80 साल के हो गए हैं और मैं भी 80 साल का हो गया हूं। इससे ये पता चलता है कि जो प्रसेनजित थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम की वजीरा था, उन्होंने अपने तत्कालीन मगध के शासक अजातशत्रु के साथ में किया था और काशी प्रांत चूंकि उस समय उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था, जहां की वार्षिक आय लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी, उसको उन्होंने दहेज के स्वरूप में अजातशत्रु को प्रदान किया था। कौशल का जो प्रसेनजित था वो तत्समय कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ, चूंकि कपिलवस्तु के शाक्य उस समय काफी
मजबूत स्थिति में थे तो उनसे वो वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। लेकिन शाक्य लोग अपनी कन्या का विवाह प्रसेनजित के साथ में नहीं करना चाहते थे, जबकि प्रसेनजित उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। अब इतने शक्तिशाली राजा के साथ शाक्य लोग क्यों विवाह नहीं करना चाहते थे? इसका एक जो इतिहास में कारण आया है, जो तत्कालीन शाक्य थे वो अपने वैवाहिक संबंध अपने ही ब्लड रिलेशन में करते थे। हालांकि ये माना जाता है कि जो शाक्य हैं वो कौशल के ही पहले के परिवार के या कौशल वंश के ही पहले के रहे हैं। तो शाक्यों में एक घटना मिलती है कि कौशल का एक राजा था जो अपने पुत्र और पुत्रियों से नाराज हो जाता है और वो अपने 4 पुत्रों और 4 पुत्रियों को राज्य से निकाल देता है। वो लोग जाकर के हिमालय की तलहटी में बस जाते हैं और वहां पर वो जाकर के आपस में ही विवाह करके संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इसका एक कारण है कि वो लोग ये मानते हैं कि हमारा जो है खून सर्वाधिक शुद्ध है और हमको जो है अपने ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड रिलेशन का कहीं अन्य विवाह नहीं करना है। तो शाक्यों का जो वो माना गया है उदय, वो यही माना गया है कि वो जो है जो भाई और बहन जो निष्कासित हो गए थे उन्हीं के संसर्ग से जो संतानें उत्पत्ति हुई थी वही शाक्य कहलाए थे। तो जब प्रसेनजित ने शाक्यों की कन्या से विवाह का उस समय प्रस्ताव रखा तो शाक्य अपनी कन्याओं का विवाह गैर रक्त वर्ण में नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छल पूर्वक अपने यहाँ की एक दासी को, जो कि उस काफी सौंदर्यपूर्ण थी, उसका विवाह प्रसेनजित के साथ ये कह करके करा दिया कि ये शाक्यों की राजकुमारी है। प्रकरण खुलने पर प्रसेनजित शाक्यों से शत्रुता रखने लगा और यही कौशल और शाक्य में युद्ध का कारण बना। उस दासी से जो पुत्र हुआ उसका नाम विडव या विरुदक हुआ। उसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया और उसने बाद में प्रसेनजित के बाद शाक्यों का पूरी तरह से नरसंहार करके शाक्यों के अस्तित्व को ही खत्म करने का प्रयास किया। प्रसेनजित की जो रानी थी मल्लिका, वो महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। प्रसेनजित का जो पुत्र विड्डव अर्थात जो शाक्यों की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, बाद में उसने अपने मंत्री दीघचरण के साथ में षड्यंत्र रच करके प्रसेनजित को अपदस्थ कर दिया था, अर्थात उसे गद्दी से उतार दिया था। प्रसेनजित जब गद्दी से उतार दिया गया तो वो अपने जमाई अजातशत्रु के पास सहायता लेने के लिए पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसको सर्दी लग जाने के कारण या उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वो मगध साम्राज्य के राजद्वार दरबार पर ही अपना दम तोड़ देता है और अजातशत्रु द्वारा उसका राजकीय ढंग से अंतिम संस्कार किया जाता है। चूंकि अजातशत्रु ये मानता है कि प्रसेनजित की संपत्ति पर मेरा अधिकार है और वो कौशल पर आक्रमण कर देता है, जिसमें विरुदक जो कि शाक्यों के नरसंहार के लिए बाहर गया होता है, वो अपनी सेना के साथ लौट रहा होता है और राप्ती नदी में वो और उसकी पूरी सेना बह जाती है। इस प्रकार कौशल पर अंत में मगध साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और कौशल साम्राज्य अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। अगला जो आता है महाजनपद, वो अंग का आता है। अंग का नाम सुनते ही आपके मानस पटल पर महाभारत के कर्ण का नाम आता है, जो कि महाभारत काल में यहाँ के शासक थे। अंग जो है वो उत्तर बिहार के वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। इसकी राजधानी उस समय चंपा या इसे मालिनी कहा गया है, ये थी। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने किया था, अर्थात अंग
देश का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार द्वारा किया गया था। अंग महाजनपद व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। बौद्ध साहित्य में इसे वाणिम्यम कहा गया है, अर्थात व्यापार का नगर। यहाँ के दो ऐसे नगर थे जो कि व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जिसमें कि पहला था आसन और जो दूसरा नगर था वो अस्सापीनो था। तो ये दो ऐसे नगर थे जो कि व्यापार के लिए काफी फेमस थे और यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां उस समय होती थी। अंग और मगध में हमेशा संघर्ष चलता रहा। अंत में मगध के साम्राज्य बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी अंग और मगध के बीच में उस समय सीमा रेखा का काम करती थी। अंग का जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद उस समय सबसे पूर्वी महाजनपद के रूप में स्थित था। इसके बाद आता है मगध। मगध एक ऐसा साम्राज्य था जो की बात को भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध साम्राज्य हुआ है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन करेंगे, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा वो पूरी तरह से मगध साम्राज्य पर ही केंद्रित रहेगा और उसमें पूरा मगध साम्राज्य का बताया जो विवरण है वो बताया जाएगा। जो मगध था ये 8 राज्यों का उस समय का संघ था। इसमें कई राज्य और शामिल थे। यहाँ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ वो बिंबिसार और अजातशत्रु हुआ है। मगध दक्षिणी बिहार में पटना और गया जिले का जो क्षेत्र है वो मगध का उस समय का क्षेत्र था। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। मगध एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी राजधानी कई बार अपने समय की महत्ता के अनुसार बदलती रही है। तो सर्वाधिक जो इसकी प्राचीन पुरानी राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। बाद में इसकी राजधानी राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र बना जिसे कि आधुनिक रूप से पटना कहा जाता है। मगध अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। बाद में कई छोटे छोटे महाजनपदों का इस जनपद में विलय हो गया था। अंग और मगध का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को व्रात कहा गया है। मगध के निवासियों को व्रात कहा गया है। अगर आप याद करें तो इसे मैंने आपको ऋग्वैदिक आर्य सभ्यता में पढ़ाया है कि आर्य लोग मगध के निवासियों को व्रात कहते थे और व्रात का मतलब होता था नीच और घुमक्कड़ या खाना बदोश जीवन जीने वाली प्रजाति। तो अथर्ववेद और पंचशील ब्राह्मण में मगध को व्रात कहा गया है और व्रात का मतलब मैं फिर से बता देता हूं कि नीच और घुमक्कड़ी जीवन जीने वाले लोग। बुद्ध काल में यहाँ का राजा बृहद्रथ था और उसके पुत्र बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु इसलिए प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली गणतंत्र वज्र संघ के साथ लगभग 16 साल तक युद्ध किया था और अंत में उसे जीत करके मल्ल सहित सभी साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अपने साम्राज्य की सीमा अजातशत्रु ने हिमालय की तलहटी तक पहुंचा करके मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित किया था। आगे यही महाजनपद उत्तरी भारत में मगध साम्राज्य के नाम से स्थापित हुआ। अगला जो क्षेत्र था या महाजनपद था वो मल्ल था। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का क्षेत्र है। इसमें पावा और कुशीनगर के मल्ल काफी प्रसिद्ध हुए हैं। चेदी इसी प्रकार जो था वो अगला जनपद था। इसका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं मिलता है। चेद जो था वो बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र का भाग था। यहाँ की जो राजधानी थी
वो सोतीवती थी, सोतीवती। महाभारत में यहाँ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो शिशुपाल था। वही शिशुपाल था जिसका कि श्री कृष्ण जी द्वारा युधिष्ठिर की राजसभा में सर उतार दिया गया था चक्र सुदर्शन के द्वारा। तो चेदी क्षेत्र का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो शिशुपाल हुआ। इसके बाद जो अगला क्षेत्र होता है वो वत्स का आता है। वत्स जो है लगभग उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इलाहाबाद और बारा का क्षेत्र है, जो कि आज का इलाहाबाद है, और बारा का क्षेत्र है वो उस समय का वत्स महाजनपद का क्षेत्र था। इसकी राजधानी उस समय कौशाम्बी थी। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है वो उदयन हुआ है। उदयन यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ है महाजनपद काल में। और उदयन को बौद्ध धर्म की शिक्षा जिसने दिया था उस भिक्षु का नाम था पिंडोल। पिंडोल ने उदयन को बौद्ध भिक्षु बनाए, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था, अर्थात बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। कौशाम्बी का जो प्रसिद्ध घोषिताराम विहार है, जो बौद्धों का विहार है, उसे उस समय सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठी घोषित ने बनवाया था। और कौशाम्बी को लखपतियों का नगर कहा जाता है, अर्थात ये समृद्धशाली नगर था, इसे लखपतियों का नगर कहा गया है कौशाम्बी को। अपने तो गौतम बुद्ध के समय में यहाँ का जो शासक था वो उदयन था, और उदयन पौरव वंश का था। वो जो उदयन था वो बहुत ही शक्तिशाली और सौंदर्य प्रेमी राजा था। उसके बारे में, उसके पराक्रम से ज्यादा उसके सौंदर्यता की चर्चा होती थी। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। संस्कृत साहित्य में उसे 3 नाटकों का नायक बताया गया है। कथा सरित सागर के आधार पर यह कहा गया है कि जो उदयन था वो पांडव परिवार से संबंधित था। अवंती का उस समय का जो राजा प्रद्योत था वो उदयन से काफी ईर्ष्या करता था, इसलिए अवंती और वश में लगभग संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी और युद्ध होता रहता था। अवंती के राजा प्रद्योत ने उदयन को छल से पराजित करके बंदी बना लिया था, और जब उसे अपने कारागार में रखा था तो प्रद्योत की जो पुत्री थी बासोदत्ता, उसका उदयन के से प्रेम हो जाता है और वो उदयन के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। बाद में प्रद्योत दोनों का विवाह कर देता है। इस प्रकार प्रद्योत के पुत्री से विवाह करने के फलस्वरूप, अर्थात अवंती जैसे महत्वपूर्ण राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण वश उदयन के समय में बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बनता है। उदयन ने अपने समय में कलिंग राज को जीत करके अपने साम्राज्य में भी वृद्धि किया था। इसके बाद जो इसका शासक हुआ वो उसका पुत्र बोधिनाम हुआ, लेकिन बोधिनाम के बारे में इतिहास में कोई चर्चा नहीं मिलती है और इतिहास उसके बारे में लगभग मौन स्थिति में दिखाई पड़ता है, जिससे पता चलता है कि उदयन के बाद वंश का जो राज्य था धीरे धीरे अस्तित्वहीन होता चला गया था। भास के अनुसार महाराज मगध के जो राजा थे दर्शक, उनकी पुत्री पद्मावती का विवाह भी उदयन के साथ में हुआ था। इसकी जो राजधानी है कौशाम्बी, इसकी रक्षा प्राचीर के पास में एक साक्ष्य मिला है, जो एक यज्ञशाला मिली है, वो बाज की आकृति की है। उसे सेन चेत कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर क्षेत्र नष्ट हो जाता है तो जन्मेजय के जो
प्रपौत्र होते हैं निच्चस्व, वो कौशाम्बी को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। इस प्रकार ये जो कौशाम्बी है वो महाभारत और पांडवों से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसीलिए उदयन को ये कहा गया है कि वो पांडव परिवार से संबंधित थे, क्योंकि जन्मेजय के प्रपौत्र निच्चस्व ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। जन्मेजय वही हैं जो अर्जुन के पौत्र थे और परीक्षित के पुत्र थे, और उन्होंने ही तक्षक नाग के परीक्षित को डस लेने के कारण नाग यज्ञ किया था। वत्स पर अवंती का बाद में अधिकार हो जाता है और कालांतर में ये वत्सराज मगध इनके साम्राज्य में पूरी तरह से समाहित कर लिया जाता है। इसके बाद जो अगला राज्य है वो हम आपको बताएंगे, वो है कुरु राज्य। कुरु राज्य का मतलब है कि वो महाभारत काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य था, लेकिन 16 महाजनपद के समय में कुरु बहुत ही छोटा राज्य था। ये मेरठ और दिल्ली और थानेश्वर का भूभाग है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और महात्मा बुद्ध के समय जो यहाँ का राजा था उसका नाम था कौरव्य। बाकी इसके बारे में महाजनपद काल में कोई बहुत ही विस्तृत इतिहास नहीं मिलता है। अगला जो क्षेत्र आता है वो आता है पांचाल का। पांचाल जो है रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र था। इसके प्रारंभ में 2 भाग थे। एक था उत्तरी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र। ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। जो दूसरा क्षेत्र था वो दक्षिणी पांचाल था और इसकी राजधानी थी कामपिल्य। महाजनपद काल में पांचाल का भी कोई बहुत विस्तृत इतिहास नहीं मिलता है। इसके बाद जो अगला महाजनपद था वो मत्स्य था। मत्स्य को विराट नगरी भी कहा गया है और ये जयपुर का क्षेत्र था। तो जो जयपुर का क्षेत्र था, या आप मान लें कि जो महाभारत का मत्स्य राज्य था वो जयपुर का जो क्षेत्र है वही मत्स्य राज्य था। इसके बाद जो अगला महाजनपद था वो सूरसेन था। सूरसेन जो है ब्रजमंडल का क्षेत्र था। इसकी राजधानी उस समय मथुरा थी। यहाँ पर तत्काल में यदुवंश का शासन था। बुद्ध काल में जो यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ है उसका नाम अवंती पुत्र था और वो बाद को बुद्ध का शिष्य बनता है। ये भी एक उस समय का छोटा राज्य था। अगला जो राज्य था वो था असमक। असमक जो है ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के निकट में स्थित है, उसके तट पर स्थित है। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। पोतन या पोटिल जो है असमक की राजधानी थी। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चुल्लक लिंग के अनुसार यहाँ का जो राजा था अरुण, उसने अपने समय में कलिंग राज्य को जीता था। 16 महाजनपदों में असमक ही केवल एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत से संबंधित था। बाकी जो 15 जनपद थे वो उत्तर भारत से संबंधित थे, लेकिन असमक एक ऐसा था जो दक्षिण भारत से संबंधित था। दक्षिण भारत में इसी एक महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगला जो था वो था अवंती। अवंती को आज का उज्जैन माना जाता है, अर्थात ये आज के उज्जैन का क्षेत्र था। पश्चिमी और मध्य मालवा का जो क्षेत्र था वो अवंती के अंतर्गत आता था। अवंती भी पांचाल की तरह 2 भागों में बटी थी। एक था उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और था दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। जिस महिष्मती को आपने बाहुबली पिक्चर में सुना है वो दक्षिणी अवंती का क्षेत्र था और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसके बीच में बेत्रवती नदी बहती थी जो अब दक्षिणी और उत्तरी अवंती के बीच में विभाजक रेखा का काम करती थी।
पाली धर्म ग्रंथ के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी को उज्जैन माना गया है और यहाँ का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो प्रद्योत था, जिसकी पुत्री का विवाह, वासुदत्ता का विवाह उसने अपने समय के वत्स के शासक उदयन के साथ में किया था। प्रद्योत के समय में अवंती में लोहे की कारखाने थे और यहाँ पर लोहा और इस्पात के काफी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। यही एक कारण था कि अवंती और मगध में हमेशा संघर्ष चलता रहा और अवंती ने उस समय मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद को लगभग 100 साल तक टक्कर वो देता रहा। इसका जो मुख्य कारण था वो यहाँ का जो लोहे की खान थी वो था। उदयन ने यहाँ के शासक ने बताया कि प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता से विवाह किया था और इससे अवंती और उदयन का जो वत्स राज्य था दोनों ही काफी शक्तिशाली राष्ट्र बने थे, शक्तिशाली जनपद बने थे। प्रद्योत, जिसको कि चंड प्रद्योत भी कहा गया है, उसके बाद उसका पुत्र पालक अवंती का राजा बना। बाद में शिशुनाग ने अवंती को पराजित करके उसे अपने मगध साम्राज्य में मिला दिया था। महावर्ण जातक के अनुसार, महावज्ञ जातक के अनुसार प्रद्योत को चंड प्रद्योत कहा गया है। प्रद्योत को जब पांडु रोग या पीलिया रोग हुआ था तो उस समय मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। यहाँ के शासक प्रद्योत को महाकच्चायन नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। इसके बाद जो अगला आता है महाजनपद वो है गांधार का। पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वो उस समय का गांधार क्षेत्र था। इसकी राजधानी उस समय तक्षशिला थी। महाभारत के अनुसार, रामायण के अनुसार इसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। जो रामायण के भरत थे उनके पुत्र तक्ष ने की थी, इसीलिए इसकी राजधानी को तक्षशिला बोलते हैं। इस जनपद की एक दूसरी राजधानी थी जिसे कि पुष्कलावती भी कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के राजा पुक्कुसाद ने मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था और यहाँ के शासक ने अपने समय में अवंती के समकालीन राजा प्रद्योत को पराजित किया था। गांधार के बाद जो अगला महाजनपद आता है वो आता है कंबोज। कंबोज दक्षिण पश्चिम कश्मीर के कफीरिस्तान, कपीसा, हिंदकुश से लेकर के काबुल तक फैला था। ये गांधार का पड़ोसी महाजनपद था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शास्त्रोपजीवी कंबोज के लोगों को, जैसे कि मगध के लोगों को व्रात कहा गया है, वैसे वार्ता शास्त्रोप जीवी कहा गया है। ये जो शब्द है इसका अर्थ है कृषि, पशुपालन, व्यापार, शस्त्रों द्वारा अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोग। ये अपने समय में सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज को घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। बुद्धकालीन समय में कुछ गणराज्य भी अस्तित्व में थे। उन गणराज्यों में कपिलवस्तु के जो थे वो शाक्य थे। ये तो आपको हमने जो बताया वो राजतंत्र थे और जो गणराज्य थे वो 2 गणराज्य बहुत ही प्रसिद्ध थे, बज्जी और मल्ल के। लेकिन अन्य भी कुछ गणराज्य थे जिसमें थे कपिलवस्तु के शाक्य। जो हमने आपको शाक्यों के बारे में बताया है, तो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे वो गणराज्य में आते थे। बाद में यहीं से शाक्य मुनि अर्थात गौतम बुद्ध इसी क्षेत्र से या इसी राजवंश से
आए थे। और ये जो क्षेत्र था वो नेपाल की तराई में स्थित था। नेपाल की जो तराई का क्षेत्र था वो शाक्यों का क्षेत्र था और ये गणतंत्र था। अगला जो क्षेत्र था वो सुमसुमार पर्वत का क्षेत्र था। सुमसुमार पर्वत का क्षेत्र ये गणराज्य थे। यहाँ के जो प्रसिद्ध थे वो लोग थे भग्य, उन्हें भग्य कहा गया, अर्थात सुमसुमार पर्वत के भग्य जो है प्रसिद्ध थे। माता बुद्ध के समय में ये मिर्जापुर और चुनार का क्षेत्र था। ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां पर राजतंत्र नहीं था और गणतंत्र था। ये मिर्जापुर और चुनार का क्षेत्र था। इसी प्रकार अलकप के बुली प्रसिद्ध थे। अलकप यहाँ के जो थे वो बुली लोगों का ये गणराज्य था। और जो ये क्षेत्र है वो बिहार का शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर, ये क्षेत्र जो है वो अलकप क्षेत्र में आता था। इसी प्रकार केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र ये छोटे छोटे गणराज्य थे। यहाँ के कलाम अपने समय में, बुद्ध समय में प्रसिद्ध थे। ये सुल्तानपुर के कुरवार क्षेत्र का है। सुल्तानपुर का कुरवार जो क्षेत्र है वो केशपुत्र के कलाम का था। सुल्तानपुर का कुरवार, अर्थात इसे अब इस समय कुरेभार भी कहते हैं। ये जो है उस समय केशपुत्र का क्षेत्र था। यही के आलार कलाम जो संत थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, और उनसे ही महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश प्राप्त किया था आलार कलाम से। तो आलार कलाम इसी केशपुत्र गणराज्य के मुनि थे। अगला था रामग्राम। अगला जो गणराज्य था वो रामग्राम था। यहाँ के जो प्रसिद्ध लोग थे वो कोलिये कहलाए। रामग्राम के कोलिये, ये जो क्षेत्र है वो लगभग गोरखपुर का क्षेत्र है। इसके बाद कुशीनगर के मल्ल, ये जो है आज का देवरिया क्षेत्र है। ये क्षेत्र में आपको आज के इसलिए बता रहा हूं कि उस समय ये जो है देवरिया जो क्षेत्र था वो कुशीनगर का था। इसी प्रकार पावा का मल्ल, पावा के जो मल्ल थे ये देवरिया का ही जो पडरौना क्षेत्र है वो था। फिर था पिपलवन के मोरिये, पिपलवन के जो मोरिये थे ये गोरखपुर के पास एक स्थान है कुसुही, कुसुही, ये गोरखपुर के पास का क्षेत्र है। तो उस समय यहाँ के मोरिये भी प्रसिद्ध थे। ये पिपलवन गणराज्य में आते थे। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, यही जो है उस समय का वज्र संघ था, जिसे कि अजातशत्रु ने लगभग 16 वर्षों के युद्ध के बाद पराजित किया था। ये जो है मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर के पास जो है बसाड़ है जगह, वहां का एक क्षेत्र है बसाड़। इसके बाद यात्रिक लोगों का जनपद था कुंडलपुर अर्थात कुंडलम। महावीर स्वामी इसी
ज्ञात्रिक या ज्ञातक वंश से उत्पन्न हुए थे और वो वज्र संघ का ही एक सदस्य गणराज्य था। वज्र संघ में लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, इसलिए लिच्छवी को ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञातक वंश जो है वही वज्र गणराज्य की प्रेरणा का कारण था और इसीलिए वज्र के नाम पर ही इस पूरे संघ का नाम वज्र संघ रखा गया था। इसी प्रकार जो अन्य छोटे छोटे गणराज्य थे वो लिच्छवी के साथ में थे और उन्हीं संगठनों के कारण 8 संघों का जो संघ था वो जो है वज्र संघ कहलाता है। ये अनेक जनपदों का समूह था, इसलिए शक्तिशाली थे, लेकिन तत्कालीन महाजनपद काल में उस समय मगध और लिच्छव सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे और प्रायः इनमें युद्ध होता रहता था, अर्थात जहां पर 2 शक्तिशाली राज्य या 2 शक्तिशाली लोग होंगे उनमें अपने वर्चस्व की लड़ाई हमेशा होती रहती है। तो ये 16 महाजनपद थे, जिसमें कि 14 जनपदों में गणराज्य था और राजतंत्र था और 2 जनपदों में गणराज्य था। जो राजतंत्र है उनके बारे में तो आप जान लेते हो कि राजतंत्र का मतलब है कि यहाँ का शासक राजा होता था, लेकिन जो गणतंत्र था उसकी शासन पद्धति जो है वो राजतंत्र पर आधारित नहीं थी। उस समय के गणराज्यों के विधान और शासन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये माना जाता है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष था वो एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे कि उस समय उस गणतंत्र का राजा कहते थे। उसके साथ में अन्य पदाधिकारी होते थे जिन्हें कि उपराजा, सेनापति आदि कहते थे। राज्य की जो वास्तविक सत्ता थी उस मुख्य निर्वाचित अधिकारी के पास ना होकर के एक केंद्रीय समिति के पास होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या उस समय काफी बड़ी होती थी। समिति के सभी सदस्य राजा कहलाते थे। एक पन्न जातक जो है, जो साहित्य है, उसके अनुसार लिच्छवी गणराज्य में उस समय 7,707 राजा थे। इसी प्रकार साक्यों का जो एक संस्थागार था उसमें सदस्यों की संख्या 500 थी। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, अर्थात इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिला है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य शिल्पाधिकारम में भी जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में 16 महाजनपदों में उस समय के वज्र संघ से उत्पन्न जैन धर्म के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।